श्रोताओं, ये हमारे लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि आज हम तेंजिंग नॉर्वे की एवरेस्ट विजय की वर्षगांठ मना रहे हैं। और ऐसे महत्वपूर्ण दिवस पर आज हमारे मेहमान हैं 7 बार माउंट एवरेस्ट विजेता श्री लवराज सिंह धर्मसत्तू। धर्मसत्तू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास तौर से पर्वतारोहियों के लिए और जो एडवेंचर स्पोर्ट्स में रुचि रखते हैं, और हम भारतीयों के लिए, क्योंकि हमारे लिए हिमालय महज एक पर्वत नहीं है। हिमालय हमारे लिए हमारे पर्यावरण का स्रोत है और हमारे लिए एक जीवन जीने का ढंग वो सिखाता है, जीवट जो पहाड़ हमें सिखाता है। तो आज का दिन किस रूप में आप महत्वपूर्ण मानते हैं? ये एक हिस्टोरिकल डे है आज का, वैसे देखा जाए तो, क्योंकि माउंट एवरेस्ट की जब खोज हुई थी तब इसको पीक 15 के नाम से जाना जाता था। तो उस पर काफ़ी रिसर्च हुआ, काफ़ी लोगों ने जो है उस पर डाटा कलेक्ट किया और जब फाइनली इसका एक नाम दिया गया जॉर्ज एवरेस्ट के नाम से, तो एवरेस्ट इसका नाम फेमस हो गया। उसके बाद 1953, यदि मैं कहूँ तो 29 मई 1953 में पहली बार जो है सर एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे जी ने जो है एवरेस्ट के टॉप में पहुंचे थे साउथ से। और इसीलिए जो है आज इसको एवरेस्ट डे के नाम से जो है हर साल जो है मनाते हैं और हर माउंटेनियर इसको आज के दिन सेलिब्रेट भी करता है और उनको याद भी करता है। आप 7 बार एवरेस्ट पर चढ़े हैं, एक बार 2 बार चलो ठीक है, लेकिन 7 बार एवरेस्ट पर चढ़ना कोई मामूली बात नहीं है। धर्मसत्तू जी, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? कब लगा आपको कि माउंटेनियरिंग को आपको अपना एक शौक बनाना है? मैं वैसे बोना करके गांव है, एक रिमोट एरिया है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, मुंशियारी से ऑलमोस्ट देखा जाए तो लगभग 50 किलोमीटर दूर, जो आज भी रिमोट एरिया में है। तो आप सोच सकते हैं कि आज से 30-35 साल पहले कितना रिमोट रहा होगा वो। और तो ऐसे जगह से निकलना और फिर वो रोज का जो दिनचर्या थी वो तो टफनेस तो थी, क्योंकि रोड हेड तक आने में 35 किलोमीटर का जो है ट्रैक पैदल आना पड़ता था हमको, 2 दिन लगता था रोड हेड आने में। तो उसी बीच में जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ और हमारे गांव से सामने ही जो है मेरे घर से ही पंचूली दिखता है। तो पंचूली में जब मौसम एकदम साफ होता है तो उस दिन जो है हवा चल रही होती तो उसमें एक धुआं सा आता है। तो मेरे घर वाले गांव वाले बोलते थे कि पंचूली में जो है भगवान पूजा कर रहा है। अच्छा। तो वो एक दिमाग में था कि आखिर ये धुआं आ रहा है तो क्या है ये। अच्छा। नहीं, वो भी एक मेरे दिमाग में था, जिज्ञासा थी। हाँ, कि भाई ये कुछ तो होगा। तो अक्सर मैं देखा करता था उधर, और जैसे जैसे बड़ा हुआ तो फिर पता लगा कि ऐसे कोई क्लाइंबिंग भी होता है, ऐसे कोर्सेज भी होते हैं। फिर मैंने कोर्सेज किया और उसके बाद फिर इस फील्ड में जो है ये अच्छा लगने लगा। पहले तो ये था कि एक तरफ से देखा जाए तो रोजी रोटी का भी था कि भाई इससे रोजी रोटी मिले। और आप यकीन नहीं करोगे, उस टाइम में मैंने जब ये शुरू किया था, स्टार्ट किया था, तो एज ए पोर्टर, हाई एल्टीट्यूड पोर्टर मैंने इसको अपने कैरियर में लिया था जी। और फिर मैंने कोर्सेज किया। जिस एक्सपीडिशन में भी मैं एज ए हेल्पर के तौर पे गया या हाई एल्टीट्यूड पोर्टर के तौर पे गया, वहाँ से जो पैसा मिलता था उससे फिर मैंने कोर्सेज किए। और उसके अलावा जो मेरे मुंशियारी के समाज के लोग हैं उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया, फाइनेंशियली भी उन्होंने सपोर्ट किया, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव गेम है ये। तो हमारे यहाँ के लोगों का भी काफ़ी सपोर्ट रहा और उसी सपोर्ट के कारण जो है मैं 7 बार एवरेस्ट तक पहुँचा। उसके अलावा बहुत सारे पीक से मैंने किए, कंचनजंगा किया, लास्ट ईयर मैंने जो है वर्ल्ड के 8th हाईएस्ट पीक मनासलू पीक किया। तो इस तरह से काफ़ी पीक्स करने का मुझे मौका मिला। सत्तू जी, सबसे पहले जो आपने एवरेस्ट क्लाइंब किया तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। और 1998 में टाटा एवरेस्ट एक्सपीडिशन था, तो उनके कुछ जो माउंटेनियर थे उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि भाई मैं वहाँ आऊँ। खासकर चंद्रप्रभा एतवाल जो मैडम हैं, जो बहुत अच्छे क्लाइंबर भी रहे हैं, तो उन्होंने मेरा नाम रिकमेंड किया था उनको कि ये आपको ट्रेनिंग बहुत अच्छा दे सकता है। तो मैं उनके साथ एज ए ट्रेनर गंगोत्री एरिया में था 1997 में। तो 1998 में जो है उन्होंने फिर मुझे भी लेके जाने के लिए उन्होंने बोला कि आप यदि चाहें तो आप हमारे साथ एज ए मेंबर आ सकते हैं। तो मैं उनके साथ, मुझे पहली बार जाने का मौका मिला और लकीली था कि वो मैं एवरेस्ट टॉप तक पहुंचा
एक टाटा का मेंबर और एक मैं, 2 लोग एवरेस्ट टॉप तक पहुंचे। तो वो एक मैं समझता हूँ कि हर खिलाड़ी का एक ड्रीम होता है कि वो ओलंपिक में मेडल लाए, एशियाड में लाए, कॉमनवेल्थ में मेडल लेके आए। ऐसी माउंटेनियर का एक ड्रीम होता है कि वो एवरेस्ट में पहुंचे। तो वो मेरा ड्रीम था और वही मेरा एक टर्निंग पॉइंट भी था। ये पूरा ही सिविलियन एक्सपीडिशन था, टाटा स्पॉन्सर एक्सपीडिशन था। तो उस टाइम में हम लोग गए थे नॉर्थ से, चाइना साइड से, और वहाँ के कुछ फॉर्मेलिटीज है वो पूरा करना पड़ता है, वीजा हीजे का जो भी है वो। उसके अलावा सिविल एक्सपीडिशन मेरे ख्याल से इतना अच्छा एक्सपीडिशन शायद ही लोग सोच भी सकते हैं, क्योंकि उस एक्सपीडिशन का मेन खासियत क्या थी, पूरे बॉम्बे से जितने भी लोग थे या टाटा से जुड़े थे या नहीं भी जुड़े थे, बाकी लोग भी थे, वो भी उस एक्सपीडिशन के साथ जुड़े हुए थे। वही हम लोग क्लाइंबिंग कर रहे थे, तो कुछ बॉम्बे से, कुछ नेपाल में बैठ के जो है उस एक्सपीडिशन को सपोर्ट कर रहे थे। तो सबसे बड़ी बात उसमें ये थी कि रोज का जो पैकेट खुलता था हमारा, उस पैकेट में सब कुछ होता था। सुबह का ब्रेकफास्ट भी होता था, दिन का लंच, शाम का डिनर से लेके चाय जो भी है, इवन मोमबत्ती से लेके माचिस से लेके सारा एक पैक में होता था। रोज एक पैक खुलता था, तो उस पैक में सारा कुछ होता था। तो इतना पैकिंग करने में भी इतना समय लगा और इतना बढ़िया वो था वो। तो वो सारा बॉम्बे के जितने भी नेचर लवर्स थे, माउंटेनियर थे, उनका एक सपोर्ट था। तो अपने आप में वो एक बहुत सफल एक्सपीडिशन मैं कहूँगा, क्योंकि सिविल एक्सपीडिशन था और बहुत ही रोचक था। और सबसे बढ़िया बात क्या थी, सबमिट करके जब हम वापस आए तो बॉम्बे में जब पहुंचे तो आप यकीन नहीं करोगे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जो है उनको बंद करना पड़ा कुछ देर के लिए। लोग अच्छा। पूरा अंदर ही घुस गए, लोग, इतना क्राउड था। और जब हम एयरपोर्ट से बाहर निकले तो लगभग 30-35 किलोमीटर आगे शायद हमारा होटल था। वहां तक आने तक पूरा उसमें बॉम्बे में जो है लोगों ने स्वागत किया, हर स्टॉप चौराहे पे लोगों ने स्वागत किया। आप यकीन नहीं करोगे, मैं होटल में पहुंचने तक जाए मेरे पास कम से कम 40-50 से ज्यादा नारियल और इतना ही सॉल्व भी हो रखा था। जी, तो इतना उत्साह तो जनता के बीच था और होना भी चाहिए था, क्योंकि एक बहुत बड़ी उपलब्धि आपकी थी। स्वयं आपको कैसा लगा जब आप एवरेस्ट पे आप चढ़े? वहां से कैसा लगता है, क्या फीलिंग थी उस समय? वो अपने आप में उस खुशी को ऐसे व्यक्त करना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल है। वो जो फीलिंग होता है वहाँ पे उस टाइम टॉप में पहुँच के, क्योंकि आपका बहुत सारे जो ड्रीम है वो पूरा होता है। और दूसरा वहाँ पे बहुत ज़्यादा सोचने का मौका भी नहीं मिलता, क्योंकि बहुत ज़्यादा हवा होता है और आपको सेफली नीचे आने की टेंशन भी होता है, प्लस आपने कुछ फोटोग्राफ भी खींचनी वहाँ पे, तो ऑक्सीजन को भी देखना होता है। तो टाइम का इतना वो नहीं, तो उस टाइम आदमी बहुत ज़्यादा सोचता नहीं है। फिर भी चारों तरफ का जो व्यू है वो अल्टीमेट व्यू है। जहां तक आप नजर डालते हैं माउंटेन ही माउंटेन नजर आता है, या फिर बादल जो है माउंटेन से भी नीचे नजर आता है, हमसे काफी नीचे होता है। आप यदि एवरेस्ट के टॉप में है तो बाकी जो पीक से है बहुत नीचे आपको दिखता है और कुछ बादल से दिखते हैं, और जहां तक नजर डालो वहीं तक जो है आपको माउंटेन्स दिखते हैं। और एक ऐसा लगता है कि किस उसमें आ गया हम ना, जी, कि एक अद्भुत नज़ारा हम कह अद्भुत सकते हैं। नजारा है वो। 7 बार आप चढ़े हैं तो अलग अलग दिशाओं से आप गए होंगे। सबसे कठिन कौन सा मार्ग था? यदि मैं कहूँ, वैसे एवरेस्ट आज किसी भी साइड से जाओ या माउंटेन का कोई भी माउंटेन है वो टफ होता है, लेकिन एवरेस्ट का यदि मैं कहूँ तो ईस्ट रिज में मैं 2001 में गया था, जो आज भी अनक्लाइम फेस है। उससे पहले मैं 99 में कांगसुंग फेस में गया था, उसके बगल में। तो कांगसुंग फेस भी जो है अपने आप में बहुत टफ है। अभी तक मुश्किल से 2 या 3 टीमों ने उसमें सबमिट किया है उस रूट से। उसके बगल में ही जो है ईस्ट रिज है, जो सीधे साउथ समिट पे निकलता है, वो समिट के जस्ट नीचे। तो बहुत ही चैलेंजिंग रूट है, और वो मेरा मेरा पूरा माउंटेनियरिंग कैरियर में उससे ज़्यादा चैलेंजिंग मैंने देखा नहीं। हालांकि हम लोग टॉप तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि पहला एक्सपीडिशन था, पहली बार जा रहे थे, तो कई सारे रूट्स हमें रूट दिखे और उसमें हम कुछ दाएं बाएं भी हो गए। तो टाइम की कमी के कारण जो है हम लोगों को उसको छोड़ के आधे रास्ते छोड़ के आना पड़ा। लेकिन मेरा आज भी ड्रीम है कि मैं कभी यदि स्पॉन्सर मिले, अच्छा स्पॉन्सर मिले, तो उस रूट को एक बार फिर से ट्राई करूँगा। जी, धर्मसत्तू जी, जब हम हिमालय की बात कर रहे हैं तो पर्यावरण से पूरी दुनिया इस समय त्रस्त है। कुछ ना कुछ समस्याएं हैं और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या पूरे विश्व के सामने दिखाई दे रही है। ऐसा कहा जाता है कि वहाँ काफ़ी सामान ले जाना होता है और आमतौर पर वो कचरा वहाँ पर छोड़ दिया जाता है। तो हिमालय में भी वेस्ट की समस्या आ गई है। आपने इसे किस रूप में देखा और क्या सलाह है आपकी?
एक्सपीडिशन तो जाते रहते हैं हर माउंटेन में, क्या एवरेस्ट में है और पीक्स में है, बहुत सारे पीक्स में जाते हैं। और पहले यदि मैं कहूँ तो एक्चुअल जो नेचर लवर होते थे वो क्लाइंबिंग के लिए जाते थे, और वो लोग काफ़ी इस पे ध्यान देते थे कि इन्वायरमेंट को ज़्यादा नुकसान ना हो, और ये बहुत पहले से था। धीरे धीरे जो है कि क्लाइंबिंग का पैटर्न चेंज हो गया, इक्विपमेंट बहुत अच्छे आने लग गए, तो धीरे धीरे लोगों के पास जो है थोड़ा पैसे भी आने लग गया, सोशल मीडिया भी हो गया, तो लोगों को लगा कि भाई एवरेस्ट जैसे टॉप में, अर्थ जो सबसे ऊंचा है, वहां तक हमें जाना चाहिए। तो कॉमर्शलाइज बहुत ज़्यादा हो गया अभी, इस कारण से भी जो है वहां पे थोड़ा बहुत गंदगी फैल गई, लेकिन उसको काफ़ी हद तक जो है उसको मिनिमाइज किया सरकारों ने, क्या वो नेपाल में है या इंडिया में है और कंट्री में भी काफ़ी अभी चल रहा है, उस पर प्रयास चल रहा है, और हमने भी सफाई की। हम यदि मैं कहूँ तो मैं 2006 से इस पे जुड़ा हुआ हूँ सफाई अभियान में, और हम लोगों ने 2017 में ONGC का जो एक्सपीडिशन में लीड कर रहा था, उसमें हमने 1500 kg गार्बेज उस एक्सपीडिशन से उठा के लाए। पहली बार जो है नेपाल टूरिज्म ने, नेपाल गवर्नमेंट ने जो है कैंप 2 तक ऑलमोस्ट 22,000 फीट तक जो है गार्बेज लाने का परमिशन दिया, नहीं तो सिर्फ रेस्क्यू के लिए वहाँ पे जाता था। तो वो पहला साल था कि जो हमें उसमें गार्बेज लाने का परमिशन दिया। फिर नेक्स्ट टाइम में नेक्स्ट ईयर फिर दोबारा हमारा BSF का ही एक्सपीडिशन गया 2018 में, उस टाइम भी हमने जो है 700 kg गार्बेज वहाँ से उठा के लाई। तो अभी काफ़ी उस पर काम कर रहा है, और नेपाल टूरिज्म ने अभी एक रूल बना दिया है कि जितने भी मेंबर जाएंगे, हर मेंबर के हिसाब से माउंटेन से जो है 8 kg मिनिमम गार्बेज लेके आएंगे। धर्मसत्तू जी, आपने इसको गेम कहा है ना? तो बहुत युवा हैं जो इस समय आपको सुन रहे हैं और इसको वो कैरियर के रूप में भी अपनाना चाहते हैं, क्योंकि जैसे आपने कहा कि आपने एज ए हेल्पर पोर्टर आपने करियर शुरू किया, तो क्या संभावना इसमें है और क्या खास नैसर्गिक गुण एक व्यक्ति में होने चाहिए एक अच्छे माउंटेनियर बनने के लिए? वैसे हम लोग अक्सर बोलते हैं ना, आपस में बात करते हैं हम लोग कि भाई फॉरेन में जो है, यूरोप में कहो, USA को, वहाँ पे माउंटेनिंग रिच आदमी करता है और इंडिया में गरीब आदमी करता है, ये हम लोग ऐसे बोलते हैं। तो यदि आप कहो कि भाई एम्प्लॉयमेंट का जो सोर्स है, कुछ स्टेटों में अच्छा कर रखा है, बहुत सारे स्टेट है जहाँ पे एवरेस्ट करने के बाद या कुछ पीक्स करने के बाद उनको अच्छा रिवॉर्ड अवार्ड के तौर पे दिया जा रहा है, और कुछ स्टेट में नहीं भी है। तो यदि आप कहेंगे इसको कैरियर के तौर पे एक अच्छा कैरियर मेरा बने, तो उसमें परसेंटेज थोड़ा कम है। आप अपना ट्रैवल एजेंसी खोल सकते हैं, ये कोर्सेज करने के बाद आप एक अच्छा गाइड का काम कर सकते हैं, और इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन हैं कि टूरिज्म आज दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। तो यदि आप इस तरह से कोर्सेज करते हैं, NIM से करते हैं या मनाली से करते हैं, दार्जिलिंग से करते हैं, अभी स्टेट गवर्नमेंट का, उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट का मुनस्यारी में भी शुरू होने वाला है, पंडित नरेंद्र सिंह सर्वेयर माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट। तो ऐसे इंस्टीट्यूट से आप यदि कोर्स करके आते हैं तो बहुत आगे आप अपना खुद का जो है बहुत अच्छा कर सकते हैं, और एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। आप लोग ट्रैवल एजेंसी खोल के या खुद भी अच्छा एक गाइड का काम कर सकते हैं। प्रकृति हमें हमेशा कुछ ना कुछ सिखाती है। हिमालय क्या सिखाता है हमें? हम्बलनेस। हिमालय जो है हमेशा बोलता है कि आप हिमालय इसलिए बोलते हैं ना कि पहाड़ में जब आप चलते हैं तो झुक के चलते हैं, झुक के चलना पड़ता है, यदि आप खड़े खड़े चलेंगे तो नहीं पहुंच सकते। इसलिए हमेशा जो है वो सिखाता है कि हम्बलनेस सिखाता है। वो एक इतना बड़ा हिमालय है, कभी उस पर घमंड नहीं देखा होगा आपने, तो वो एक हम्बलनेस और हेल्प करने की वो देता है, प्रेरणा देता है। इसलिए हम माउंटेन में बोलते हैं कि यदि अच्छा दोस्त को परखना है तो आप माउंटेन में जाके देखो, माउंटेन में पता लग जाता है कि आप कितना अच्छा दोस्त आपके साथ जुड़ रहे हैं। जी, तो ये एक टीम वर्क है, अकेले तो आदमी नहीं चढ़ सकता, टीम वर्क है। और दूसरा नेचर बहुत ही खूबसूरत है, और मैं खासकर सभी से कहूँगा कि आप लोग जुड़िए और इस फील्ड में जाएं और ट्रैकिंग करें, हाई टू ट्रैक करें, एक्सपीडिशन करें, लेकिन साथ में एनवायरनमेंट का भी ख्याल रखें। अभी कई जगह दिखता है कि लोग आउटडोर जाते हैं, खासकर सैटरडे संडे काफ़ी जाते हैं, लेकिन अपना गंदगी वहाँ छोड़ के आते हैं, वो अच्छी बात नहीं है। तो साथ में यदि आप कुछ लेके जा रहे हैं तो उसको वापस लेके आइए, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा और लोगों के लिए भी बहुत अच्छा होगा। बात करते हैं कि उत्तराखंड से काफ़ी अच्छे पर्वतारोही निकले हैं। आपने चंद्रप्रभा एतवाल जी की बात की, हर्षवंती बिष्ट जी की बात की, और डॉक्टर बचेंद्री पाल जी हैं। आप स्वयं 7 बार चढ़े। लड़कियां भी इस क्षेत्र में आगे आ रही हैं, और अभी हमने सुना कि एक बेटी और उनके पिता ने एक साथ ही माउंट एवरेस्ट पर विजय हासिल की है। तो लड़कियों के लिए कितनी संभावना देखते हैं आप?
इस फील्ड में बहुत अच्छा है। मैं तो कहूँगा कि हर पेरेंट्स को जो है अपने बच्चों को ये कोर्सेज कराना चाहिए। बेशक वो मेरी तरह या मेरे जैसे लोगों की तरह कंटिन्यू क्लाइंबिंग ना करे बेशक, लेकिन उनको बेसिक नॉलेज जो है इस फील्ड का देना चाहिए, एडवेंचर फील्ड का। वो क्या माउंटेनियरिंग का है, राफ्टिंग का, स्कीइंग का है, ऐसे पैराग्लाइडिंग है। इस तरह का यदि आप उन बच्चों को अपने बच्चों को सिखाते हैं तो वो बच्चे अपने आप में एक बहुत ही अच्छा, आपको लगेगा कि मेरे बेटे ने ये किया है, तो उसको इस पे चेंज नज़र आएगा आपको उस बच्चे पे। तो मैं समझता हूँ कि उनको सिखाइए, आप उनको बताइए, तो वो लोग अपने आप में जो है एक अच्छा डिसीजन लेने वाला बन सकता है, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बन सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि एक वो जो है उस पे एक बोल्डनेस जो बोलते हैं वो आता है। तो इससे कई गुणों का विकास भी हो सकता है माउंटेनियरिंग बहुत करके सारे सीख बहुत के। बहुत सारे। तो लवराज सिंह धर्मसत्तू जी, आज आप इस कार्यक्रम में आए और आपने हमारे श्रोताओं के साथ बहुत ही अच्छे विचार आपने साझा किए। निश्चित तौर पर आपकी जो चिंता है कि हम माउंटेनियरिंग करें लेकिन पर्यावरण का भी विशेष तौर पर ध्यान रखें, इस बात पर हमारे श्रोता विशेष तौर पर गौर करेंगे। आप हमारे स्टूडियोज में आए, आपने इतनी अच्छी बातचीत की, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।